राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इजी कॉन्सेप्ट विद कामना मैम पर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्रियाकलाप 1.6 किया था, आज क्रियाकलाप 1.7 करेंगे। देखिए क्या है इसमें। एक प्लास्टिक का मग लेना है, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ की डॉट लगा देनी है इस प्रकार के। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है ना, उसी तरीके से इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देनी है। ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है ना, ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन का बना हुआ होता है, तो ऐसी इलेक्ट्रोड हमें ये दोनों जो डली हुई है ऐसे डाल देनी है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन की बहुत सारी चीजें बनी हुई होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देना है। ये कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी है। फिर मग में इतना जल डालना है कि जो इलेक्ट्रोड है इसमें डूब जाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड इधर तक डूब गए हैं ना, तो इतना जल डालना है हमें इनमें। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालनी है। क्या डालनी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, इसमें कुछ बूंदे डालेंगे। फिर क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। ठीक है, जल में भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देंगे। ठीक है, ये 2 परख नलियां हमने रख दी हैं इनके ऊपर। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। मतलब जल को बुलबुले कब बनते हैं, जब वहां पे कोई गैस होती है। ठीक है, तो जहाँ पे वो बुलबुला होगा उधर जल नहीं होगा, तो वही कह रहे हैं वो कि वहां से वो जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है। देखिए यहाँ पे जो ये गैस दिख रही है, क्या दोनों पे सेम है ना। ऊपर ये गैस है ना, गैस का आयतन है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, नहीं है। जब दोनों परख नलियों को गैसों से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लेना है। ठीक है, जब ये गैस से भर जाएंगी तो सावधानी पूर्वक इन्हें हटा लेना है। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर उल्टा लाकर इन गैसों की जांच करनी है। ठीक है, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी से किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित थी। देखिए इधर कैथोड था, इधर एनोड था। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है। आप इधर साथ के साथ लिखते हुए जाना कि कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही फिर कैथोड पे कौन गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन पे एनोड पे ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज होता है। ठीक है ना, कैथोड नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से आपस में आके मिलती हैं कि हाइड्रोजन कैथोड पे ही बनेगी और ऑक्सीजन एनोड पे ही बनेगी। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि प्लस माइनस के पास जाता है और माइनस प्लस के पास जाता है। ठीक है, और अब ये पूछ रहे हैं कि किस पे ज्यादा गैस बनेगी। कैसे पता चलेगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, जल है ना, जल में है, तो जल से ही तो टूट के बनी है H2O, H और O।
ठीक है। तो हाइड्रोजन जो जल का परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन क्या है, डबल है ऑक्सीजन की कंपेयर में, तो इसलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल बनेगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर जब जल में हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो वो क्या है, डबल होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन डबल बनेगी और ऑक्सीजन इसकी हाफ होगी, आधी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप है 1.8। चाइना डिस्क में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड। इस चाइना डिस्क को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखना है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग मतलब ग्रे कलर, ठीक है। पहले कैसे था सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट था, बाद में कैसा हो गया, धूसर हो गया, ग्रे ग्रे कलर आ गया उस पे, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसे सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, फिर दूसरा रंग का हो जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी है, ठीक है। इसमें AgBr होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के लिए यह वियोजन अभिक्रिया होती है। आप इसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है, यहाँ से कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है इसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया था हमने यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश का, है ना। सूर्य के प्रकाश की बहुत ऊर्जा होती है, एक तरीके से वो ताप ऊर्जा बोल सकते हैं या ऊष्मा भी बोल सकते हैं उसे, है ना। देखिए नेक्स्ट, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। अभी तक हमने इन्हीं ऊर्जाओं का प्रयोग किया है, कहीं पे ऊष्मा देकर जलाकर उन्हें, कहीं पे प्रकाश देकर। तो सूर्य का क्या था, प्रकाश ऊर्जा थी, ठीक है, क्या थी, प्रकाश ऊर्जा थी। और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमने उसमें इलेक्ट्रोड में विद्युत ऊर्जा दी थी। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब ये भी आप हाईलाइट कर लेना, पहले हाईलाइट कर लो फिर समझो क्या होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जहाँ पे ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। अवशोषित करके वो 2 पार्ट्स में टूट जाती है। मोस्टली इसका उपयोग वियोजन अभिक्रिया में ही होता है, ठीक है। हमने पीछे ऊष्मा छेपी पड़ी थी ना, जहाँ पे ऊष्मा मुक्त हो रही थी, लेकिन इधर क्या हो रही है, अवशोषित की जा रही है, ठीक है। अवशोषित, जैसे सूर्य का प्रकाश दिया था तो वो उन्होंने अवशोषित कर लिया था, उसके बाद ही तो तोड़ा था। ऊष्मा उसमें मुक्त नहीं हुई थी, बाद में रिएक्शन के बाद कोई ऊष्मा मुक्त नहीं हुई थी, पहले उन्होंने अवशोषित करके ऊष्मा को तब उन्हें विघटित किया था, तोड़ा था 2 पार्ट्स में। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परख नली लेनी है जिसमें 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है। डालकर कांच की छड़ से मिलाना है और अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छूना है। आप कैसा महसूस करेंगे, क्या ये ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
वो ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। और सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? CaOH का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उन्होंने बोला है कि उसके विलयन का, तो विलयन तो कैल्शियम ऑक्साइड का बनाते हैं ना, बिना बुझे हुए चूने का बनाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं हम। एक्स पे, एक्स की जगह क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन होता है, वो घोल होता है वो। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? कैल्शियम ऑक्साइड की। घोलने के बाद वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्स का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। आप लिख लेना साथ साथ CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा। ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से। फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब इसकी अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वही क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, OH का होल 2 बनाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है जो क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे की दुगनी क्यों है? मैंने आपको उसका बता दिया था, और उस गैस का भी नाम लिखो। गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस थी। और दुगनी क्यों थी? क्योंकि H2O, वाटर में हम वाटर का हाइड्रोलाइज कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे थे उसका। तो इसमें जब वाटर टूटता है दो पार्ट्स में, तो H2, इसमें H हाइड्रोजन ज्यादा होती है, इसके अणु ज्यादा होते हैं, और ऑक्सीजन का एक ही होता है, इसका डबल होता है इसमें, तो इसलिए ये डबल मात्रा में टूटती है। ठीक है, इसलिए डबल मात्रा में एकत्रित होती है। देखिए नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने संयोजन पढ़ी थी, और दूसरी क्या थी? वियोजन, जुड़ना और टूटना, है ना? कैसे जुड़ती है? एक से दो से एक बनेगी, और कैसे एक से दो बनेंगे, दो से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मीनिंग पहले समझते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को, उसके परमाणु को उसके दूसरे परमाणु से अलग कर देता है, और उसकी जगह जाके खुद लग जाता है ना? यही विस्थापन का मतलब होता है। चलिए देखो पढ़ते हैं आगे। क्रियाकलाप 1.9, लोहे की 3 कील लेनी है और उन्हें रेगमार से रगड़कर साफ कर लेना है। ठीक है, अब A और B को चिन्हित की गई 2 परख नली लेनी है, और प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में इन्हें 20 मिनट तक डुबो कर रखना है। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखना है। जो 3 ली थी ना, 3 में से एक को अलग रखना है, और 2 को 20 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखना है। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल देंगे। परख नली A और B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग के तीव्रता की तुलना करेंगे। ठीक है, दूसरा जो परख नली थी उसमें हमने विलयन तो लिया था, लेकिन विलयन में कुछ डाला नहीं था। पहले वाले में हमने 2 कील डाल दी थी, दूसरे वाले में कुछ नहीं डालेंगे। फिर उनकी कंपैरिजन करेंगे कि इसका कलर और जो
उसका कलर था नॉर्मल वाले का, कैसा होगा देखो। इधर क्या होगा, जो इसका कलर होगा ना और भी ज्यादा डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। हाँ, इधर ये दिखाया हुआ है। कील देखो, कील क्या होगी, ये कौन सी कील है, एक मिनट, ये जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली थी वो वाली कील है, और ये नॉर्मल कील है जो नहीं डाली थी। ठीक है, इनका कलर में चेंज है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन परख नली ए में, और ये वो है जिसमें डाला ही नहीं था कुछ। ठीक है, सॉरी, इसमें डाला था। ठीक है, इसमें डाला था, इसमें कुछ नहीं डाला था, तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, पहले कैसा था कॉपर सल्फेट का विलयन, ब्लू था, अब बाद में कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, किस वजह से हुआ, किस रीजन से हुआ, देखो लोहे की कील का रंग भूरा हो गया। क्यों हो गया भूरा, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। देखिए अब इसके कारण को समझिए। जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डाली थी, Fe फॉर्मूला होता है ना उसका, फेरस का, तो जब हमने इसे डाला था तो फेरस ने क्या किया, जाके कॉपर को वहां से विस्थापित करके खुद उसकी जगह चला गया, और कॉपर उस पे डिस्पोज हो गया, किस पे चिपक गया, जाके कील के ऊपर जाके चिपक गया। ठीक है, और खुद उसमें जाके वो मिल गया, इसलिए पानी का कलर भी चेंज हो गया और कील का कलर भी चेंज हो गया। देखो अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं। Fe प्लस में CuSO4 क्या बनाते हैं, FeSO4, क्योंकि Fe ने क्या किया, Cu को यहाँ से विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया। अब ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, प्लस में Cu अब सॉलिड फॉर्म में चला गया, और ये मतलब सॉलिड फॉर्म में कैसे, कील पे चिपक गया, और ये एक्वस में, क्यों, ये Fe पानी में जाके घुल गया। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके हटा दिया गया, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आप इसको हाईलाइट कर लेना अच्छे से। ठीक है, और एग्जाम्पल में ये लिख लेना। विस्थापन अभिक्रिया के और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे जड्डन को जब डाला जाता है CuSO4 के सॉल्यूशन में, तो जड्डन फिर Cu को विस्थापित कर देगा, खुद उसकी पोजीशन ले लेगा और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, और Pb को डालते हैं जब हम, तो Pb भी इसको, लैड भी इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह जाके लग जाएगा CuCl2 के उसमें सॉल्यूशन में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो जिंक और लेड है वो वहां पे लग जाते हैं और कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि वो उससे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।